नमस्कार, मैं हूं आपका मानव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केवटी विधानसभा क्षेत्र के खिरमा बाजार से बिस्फी सीमा तक के सड़क के बारे में कई अटकलें लगाए गए हैं। वहां के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं अलग अलग पोस्ट करते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ के जो विधायक है डॉक्टर फराज फातमी, उनका ध्यान इधर आकर्षित नहीं होता। तो आज हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर फराज फातमी। हम उनसे डायरेक्ट जानेंगे क्या है उस सड़क का, क्या मसला है और क्यों मतलब अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों इतना समय लग रहा है सर? देखिए, ये जो सड़क है जिसके बारे में आपने चर्चा की, खिरमा से जलवारा और होते हुए बिस्वी सीमा तक, ये आरईओ की सड़क थी और तकरीबन रखिए 1.5 साल पहले, 1 साल से पहले मैं खुद, माननीय मंत्री हैं हमारे अभी नंद किशोर यादव जी, उनसे भी मैं मुलाकात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुख्यमंत्री जी का और साथ साथ जो इसके प्रभारी हैं, जो इसके मंत्री हैं, कि एक कई ऐसी सड़कें हैं बिहार में और जिसमें ये जलवारा सड़क भी थी, जिसको आरईओ से कन्वर्ट करके पीडब्ल्यूडी में लिया गया, कन्वर्ट किया गया इसको। अब जब ये पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट हो गई सड़क, तो प्रक्रिया होती है इसका ट्रांसफ़र की, इसके टेंडर प्रोसेस की। पहले तो सैंक्शनड होता है पैसा, चाहे आपको पता है कि नहीं, कई अखबार के ज़रिए खबर भी आई थी जब पैसा इसके बारे में रिलीज़ हुआ था। इसमें तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए इस पर हम लोगों ने, सरकार ने सैंक्शन किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सरकार का। और एक अच्छी सड़क, क्योंकि मकसद मेरा और हम सब का एक है कि वहाँ जो जर्जर स्थिति है, जो हालत है, जो हमेशा फ्लड में ये सड़क टूट जाती है कभी, और पहले से भी ये काफ़ी जर्जर रही है, तो इस पर मेरी नज़र बहुत, जब से मैं जीता हूँ तब से मेरी नज़र इस पर थी कि किसी तरीके से इस सड़क को हम ऐसी बनाएं कि ये परमानेंट लाइफलाइन बनी रहे। क्योंकि अगर ये सड़क बन जाती है तो बिस्वी से भी इसको हम जोड़ सकते हैं, आसानी से ये सड़क जुड़ जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूँ, जब इसका अलाइनमेंट हो रहा था तो मैं बाहर था, मैंने अपने आदमी को खुद भेजा इंजीनियर के साथ, और जो पोर्शन बिस्वी छछुआ जो कहते हैं, जिसका 1.5 किलोमीटर सड़क उधर से टूटी हुई है, उसको भी मैंने अलाइनमेंट में लेने का काम किया कि नहीं, इसको भी ले लिया जाए। क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हमें बिस्वी से आने में, ब्लॉक इधर केवटी आने में बड़ी तकलीफ होती, उधर से सड़क बन गई है लेकिन 1.5 किलोमीटर की सड़क अभी बची हुई है। तो मैंने अलाइनमेंट में उसको भी टेकअप किया और जो आज जो टेंडर हुआ है, उस टेंडर में उस रोड को भी शामिल कर लिया गया। इसी वजह 8.5 किलोमीटर ये सड़क, 9.25 किलोमीटर ये सड़क बन रही है। तो भाई, जब ये टेंडर हुआ तो उस ज़माने में हमारी जिम्मेदारी होती है कि पैसा सैंक्शन कराना, सरकार से पैसा लेना और लेकर के टेंडर तक उसको हम खींचते हैं कि हम टेंडर तक लेकर के जाएं। उसके बाद जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी कंपनी आना चाहे वो टेंडर डाले और अपना काम ले। जब टेंडर हुआ तो किसी ने टेंडर लिया नहीं, जिसकी वजह से 1-2 महीना और डिले हुआ। 1 साल पहले से ये शुरुआत है कार्रवाई। हाँ, तो ये चल रहा है। जब टेंडर हो जाता है तो उसके बाद जब टेंडर फेल होता है तो उसमें समय लगता है रीटेंडर होने में। उसके बावजूद भी मैं लगातार विभाग से, चाहे सेक्रेटरी हों पीडब्ल्यूडी के, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, अगर आपको नहीं हो तो आप यहाँ के विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात कर सकते हैं कि मैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि मैं उनसे रेगुलर कांटेक्ट में नहीं था इस बारे में, और वहाँ से विभाग से भी। तो जब बीच में 3-4 महीना ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से सारा विभाग बंद हो गया। तो जब रीटेंडर हुआ, उसके बावजूद अब रीटेंडर में कोई कॉन्ट्रैक्टर आने को तैयार नहीं। तो अब मैंने सोचा, अब कॉन्ट्रैक्टर को मुझे ढूंढना पड़ा। मतलब मैं आपको बता दूं, मेरी मजबूरी यहाँ तक हो गई कि अब कोई अगर टेंडर नहीं डालेगा तो फिर ये फेल हो जाएगा टेंडर, फिर ये 3 महीने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक बार फेल होता है तो आगे एक्सटेंशन बढ़ता चला जाता है वो। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे थे, मुजफ्फरपुर के कॉन्ट्रैक्टर हैं,
उनको दोनों रोड, ये जो 2 रोड आप देख रहे हैं, इस पे काम शुरू हो गया। हाजीपुर से छतवन, ये तकरीबन 6 करोड़ का है, PWD वो करवाया मैंने। ननौरा से मोहम्मदपुर, ये भी 5.5 करोड़ रुपए, इसमें भी काम शुरू हो गया जी। तो दोनों उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप किसी तरीके से इस पे भी आप टेंडर डालिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा था। तो रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने, क्योंकि उनकी फिजिबिलिटी होती है, उनकी कंपनी को उनको देखना पड़ता है, उन्होंने डाला और कंपनी का जो विभागीय जो काम होता है उनको वो अलॉट हो गया, क्योंकि विभाग के ज़रिए तो होता है, उनकी फिजिबिलिटी पे, कंपनी की फिजिबिलिटी पे होता है। और वो शायद अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जहाँ तक खबर आ रही है अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा आदमी चाहिए जो काम कर दे। मेरा मकसद है कि काम होना चाहिए। तो अब उनको सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, और कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं इंजीनियर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हो, विभाग हो, लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ, और ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है कि मैं उनसे रेगुलर टच में नहीं रहता हूँ, पूछता हूँ कि क्या स्थिति है, कैसे कब काम इसमें हाथ लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि अब तो काम सब हो गया, सारा चीज़ उनको काम मिल भी गया है। नाउ ही हैज़ टू स्टार्ट वर्क, उनको काम शुरू करना है। तो इस बीच में कुछ दिन पहले असराहा के साइड से कुछ मिट्टी का भी काम इन्होंने शुरू किया था, और जो जलवारा साइड से है JCB लगा करके सफाई भी करवाई है, सफाई भी। हाँ, तो ये उन्हीं की कंपनी है, वही कंपनी काम कर रही है। पहले क्लीनिंग होगी, क्योंकि कचरा बहुत था उस रोड में, क्लीनिंग करके उसके बाद, क्योंकि ये बरसात का समय है, बरसात में कोई भी काम जो होता है टाइम टेकिंग होता है। कहीं पानी लग गया, वाटर लॉगिंग हो गई, मटेरियल में प्रॉब्लम है, प्लस ये लॉकडाउन की वजह से जो महामारी का है वो एक और असर है। तो कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी विभाग को काम कराने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब वो मैंने उनसे बात भी की है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, क्योंकि अब तो हम उन पर डिपेंड करेंगे, ये काम उन्हें शुरू करना है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम जल्द से जल्द मेटल, जो क्योंकि अब मेटल बिछाना है उस पर, तो मेटल का काम हम स्टार्ट करेंगे। तो अब ये दिन कौन सा दिन होगा, क्योंकि हम तो रेगुलर टच में हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर और जो विभाग है वही फाइनल करके बताएगा, क्योंकि उन लोगों के बीच का मामला है। अब रही बात, कोई सवाल उठाता है या कोई कुछ कहता है, तो इस पे मैं क्या तर्क दूं उनको, क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। पहली बात तो ये है, ना आज तक कभी किसी विभाग में वो गए होंगे। अब किसी को चुनाव लड़ने की मंशा है तो लड़े भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं, सबको मंशा होती है। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद डेवलपमेंट का काम, कैसे हम डेवलप करें अपने इलाके को। आज अगर सिर्फ ये 3 ही रोड अगर आप PWD देख लीजिए, तो तकरीबन 20 करोड़ रुपए का तो सिर्फ ये रोड बन रहा है। ये हमारे ऐच्छिक कोष से नहीं बन रहा है, ये बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि यहाँ सड़क का जाल बिछ रहा है। तो आज उसकी सराहना करनी चाहिए। और जब मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ, मतलब जो उसका A हुआ, जो पैसा सैंक्शन हुआ, उसका पेपर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो ये तो विभाग जब सब चीज़ आपको मिलने के बावजूद भी अगर आप उस पर कटाक्ष करते हैं, तो ये शो करता है, दर्शाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं सुनने के लिए। आपका इंटरेस्ट कहीं और है, उनका इंटरेस्ट कुछ और है। तो अपना इंटरेस्ट है तो जाहिर करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमने जहाँ तक हो सकता है क्योटी के अंदर जो भी जर्जर सड़कें हैं, कोई भी सड़क ऐसा नहीं है, कई सारी तो पाइपलाइन में सड़कें हैं जो अभी कुछ टेंडर में जा रहा है, कुछ का A हो रहा है, उसकी सारी लिस्ट मेरे पास सब डाटा आ गया है। मैं सब शेयर करूंगा आपसे। REO का डाटा है मेरे पास, PWD का डाटा है, मेरे ऐच्छिक कोष का डाटा है, जो सड़कों का जो जाल बिछा है पूरे क्योटी विधानसभा में, सब मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, और सब मेरे अनुशंसा से हुआ है। और सरकार को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उस अनुशंसा को एक्सेप्ट किया है। तो आज अगर सिर्फ एक सड़क वो 9.25 करोड़ की बन रही है, आप इमेजिन कीजिए क्या सड़क बनेगी, चौड़ी सड़क होगी वो PWD, प्लस उसको मेंटेनेंस उसकी सड़क का होगा, सड़क उसको PWD उसको मेंटेन करेगी। तो एक अच्छी सड़क हम, क्योंकि उनको 1 साल का पीरियड है, 1 साल में उनको बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को, 1 साल में वो तैयार कर लेंगे अपना टाइम फ्रेम में,
तो एक अच्छी सड़क आपको 1 साल के बाद देखने को मिलेगी। तो अब इससे ज़्यादा मैं जानकारी क्या दूँ? जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जनता को बरगलाने के बजाय डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। मैं तो कहता ही हूँ, मेरे पास तो सब डाटा है, आप हमसे डायरेक्ट पूछिए ना। अब आप उनसे पूछते हैं जिनको चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, या चुनाव लड़ने की मंशा है, तो लड़े ना, मैंने कहाँ मना किया है। लेकिन वो बरगलाइए नहीं पब्लिक को। पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सही मायने में अगर आप कभी भी इतना आप जनहित की बात करते हैं तो जाइए विभाग में मालूम कीजिए, क्यों नहीं गए बार विभाग, पता करना चाहिए ना। पता कीजिए अपने उनके स्टाफ, उनके मेंबर, उनके इंजीनियर से पता कीजिए, उनके लोगों से मालूम कीजिए। सब आप तो कभी गए ही नहीं, उसका सफ़र ही नहीं किया आपने, वो तो बैठ के सिर्फ आप दे देते हैं स्टेटमेंट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक उसकी जानकारी आपको मिलेगी कहाँ से। और जब मैं सारी जानकारी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जानकारी दे रहा हूँ, मैंने तो विभाग की जानकारी दी है कि विभाग में क्या काम हो रहा है, विभाग के कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के बीच में क्या क्या बातें हो रही है, क्या चल रहा है। उनका अब एग्रीमेंट कुछ साइन होना है, लेटर ऑफ अप्रूवल उनको मिल गया है कॉन्ट्रैक्टर को, लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा इस हफ्ते के अंदर। उनका काम भी शुरू हो गया है साथ में, मतलब अब आप समझ लीजिए वो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, अपना प्लांट लगा रहे हैं, अपना मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है? जैसा कि सर आप ये देख रहे हैं आप कि सैलाब की स्थिति उत्तर बिहार में भी आ रही है, और पिछली बार जब 2019 में जब सैलाब आया था तो आपने पिंडाव की हालत देखी थी, मतलब कई घरों को क्षति पहुंची थी। तो मेरा कहना है उनके अभी से पहले से ही उनके लिए क्या तैयारी? देखिए, मैंने पिछली मरतबा भी जब फ्लड आया था तो कई इलाके हम लोगों के बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे और चारों तरफ से डूब गए थे। और मैं खुद उस बाढ़ में घूमा था, एनडीआरएफ की टीम के साथ मैं खुद गया था, और बड़ी बुरी स्थिति होती है। और इस बार जैसा लग रहा है जो बिन टाइम पे जो बारिश हो रही है, तो दुआ करते हैं कि नहीं आए फ्लड, लेकिन कहीं अगर आएगा तो वो भीषण फ्लड आ सकता है। उसके लिए राज्य सरकार, उनके मंत्री, बीच में मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उसके विभाग के मंत्री संजय झा जी भी आए थे। सब लोगों ने उसका निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ के जिलाधिकारी डीएम साहब भी उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से इमरजेंसी वे में उसकी तैयारी की जाए। और मैंने खुद जो पॉइंट है, जो बांध जहाँ पे डैमेज है, उसका भी निरीक्षण मैं करवा रहा हूँ विभाग से। जो फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर हैं, चाहे वो डीएम साहब हों, उनको भी चिट्ठी लिखी है, और फ्लड कंट्रोल को भी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चिट्ठी लिखी है कि वहाँ पे जो भी बांध है, जहाँ पे डैमेज हो सकता है, जहाँ पे क्रैक है या जहाँ पे ज़रूरत है बोरा या मिट्टी डल के उसको रोकने का, रिटेनिंग करने का, उसका इंतज़ाम किया जाए। तो उस पर भी सिंगवारा साइड में बहुत जगह ऐसे थे जो बांध क्रैक थे, और क्योटी साइड में भी। तो मैंने दोनों जगह के लिए, अपने इलाके के लिए, मैंने ऐसे कहा है पूरे दरभंगा का आप करवा लीजिए, लेकिन अपने इलाके का भी मैंने फोकस करके कहा है कि उस पर तैयारी करके रखिए। सीईओ से भी मेरी बात हो रही है, चाहे नाव की ज़रूरत हो, नाव का भी इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड जब फ्लड के टाइम में बोट की ज़रूरत होती है। मैं तो अपने भी अनुशंसा से करने के लिए तैयार हूँ कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोट भी ले लीजिए, और बोट का इंतज़ाम हो जाए, सरकार की तरफ से भी हो जाए, और जो इमरजेंसी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, और साथ में जो भी ज़रूरत हो लोगों की, मेडिकल, क्योंकि मेडिकल की भी बहुत ज़रूरत होती है, कई गांव कट जाते हैं, यहाँ पे दवाओं का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उसके लिए पूरी तैयारी हो रही, जिला स्तरीय बैठक भी हुई है। तो सब लोग इसमें लगे हुए हैं, सतर्क हैं कि जो भी मदद हो सकेगी, क्योंकि सबसे पहला हक अगर सरकार का पैसे का किसी पे हक होता है, तो जो ज़रूरतमंद हैं, आज जैसे कोरोना में लोग इन्फेक्टेड हैं, या आज जो फ्लड का भी जो चांसेस हो रहे हैं, उसके लिए इंतज़ाम हो सके, उनकी मदद हो सके। तो आपदा मंत्रालय भी सतर्क है और बहुत बारीकियों के साथ इस पर काम चल रहा है, ताकि आने वाले अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो सरकार इसमें जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर सके। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जहाँ तक हूँ अवेलेबल हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आखिर में सर, फ्लड को लेकर अपने क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश? मैं अपने क्षेत्र के वासियों को यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो जो महामारी है, पहला, क्योंकि सबसे बड़ा मामला है महामारी का,
कोरोना का आज की महामारी चल रही है, डेली केसेस बढ़ रहे हैं। 3 चीज़ मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। पहले तो मास्क पहनिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूरी बना के रखिए और बराबर हाथ धोइए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी 5-6 महीना साल भर इसमें आपको अपने आप को बचाना है, अपने बुज़ुर्गों को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। और साथ साथ जो दूसरा मामला अभी फ्लड का भी जो मामला बढ़ रहा है, इसमें भी सतर्क रहिए। जो ब्लॉक लेवल पे जो पदाधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए। कभी भी कोई ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बराबर गांव में रहते हैं तो पता चलता रहता है कि जो बांध कहीं पे डैमेज हो रही की संभावना है, आप मुझे बताइए, मेरा नंबर आपके पास है ही। और साथ ही साथ नहीं तो ब्लॉक लेवल पे भी पदाधिकारी लोगों को इन्फॉर्म करते रहिए, ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट करके इसमें जो मदद हो सकती है आपकी मदद कर सकें। और कोशिश कीजिए कि जो पदाधिकारी जो हमारे हैं उनकी किस तरीके से आप मदद ले सकते हैं और किस तरीके से आप हमारी मदद ले सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं। आप मुझे जब चाहें कॉल कीजिए, बता दीजिए। मैं निश्चित रूप से ज़िला लेवल से हो या ब्लॉक लेवल से हो या मंत्रालय से हो, आपकी मदद करूंगा। और सतर्क रहिए, क्योंकि दोनों चीज़ में सतर्क रहने की ज़रूरत है, महामारी में भी और साथ साथ इस फ्लड में भी सतर्क रहिएगा, तो निश्चित रूप से अपने परिवार के, अपने लोगों की जान आप बचा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। खैर, एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है, तो कोरोना महामारी से बचना है, दूसरा फ्लड से, और तीसरा जिस तरीके से आप देख रहे हैं आकाशीय बिजली से। बिहार में जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लगभग उतनी ही आकाशीय बिजली से भी मौत बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। खैर, अनावश्यक घर से बाहर न निकले। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।